नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लोग क्लास में आपका स्वागत है। मैं मुकेश आज आप लोग को ये बताऊंगा कि जो नवनियुक्त पंचायत सचिव का ट्रेनिंग चल रहा है उसमें जो पंचायत में जो बीट यानी फंड आता है वो कहाँ से आता है और उसे खर्च कैसे किया जाता है। फंड तो केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी देती है, लेकिन उसे खर्च करना सचिव और मुखिया जी के द्वारा किया जाता है। तो खर्च कैसे किया जाता है, किस फंड का उपयोग किस में किया जाता है, आपको किस तरह उस फंड का उपयोग करेंगे कि आप पर कोई वित्तीय अनियमितता का केस नहीं लगेगा। पंचायत सचिव की सबसे बड़ी डर ये होती है कि कहीं उन पर वित्तीय अनियमितता का कोई चार्ज न लग जाए, और वित्तीय अनियमितता का चार्ज लगने पर उन्हें जेल जाने के साथ साथ उन्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोनी पड़ सकती है। इसीलिए ये वीडियो जितने भी नवनियुक्त पंचायत सचिव हैं उनके लिए उपयोगी साबित होगा कि वे किस तरह अपने आप को अपने जॉब को बचाते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो साथियों, जो इस समय यानी 2021 से 25 के बीच में जो पंचायत में फंड आ रही है वो केंद्र सरकार द्वारा 15वीं वित्त आयोग से दी जाती है और राज्य सरकार द्वारा 6 यानी 6ठी वित्त आयोग से दी जाती है। तो केंद्र सरकार का फंड आता है जो पंचायत के तीनों लेवल पर दी जाती है, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और जो केंद्र का फंड होता है वो फिक्स होता है कि इसी समझ में ही आपको खर्च कर सकते हैं। अगर आप अलग खर्च करिएगा किसी दूसरे कार्यों में तो फिर आप पर वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज हो जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार के फंड को किस तरह खर्च करना है और किस किस मद में खर्च करना है ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। तो साथियों, जो केंद्र का पैसा था यानी 15वीं वित्त आयोग से जो पंचायत को फंड मिलता है उसका तीनों भाग में मिलता है, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। लेकिन जो पंचायत स्तर पर पूरी फंड का 70% मिलता है, यानी 1 करोड़ फंड आई एक जिला में तो 70% पंचायत को मिलेगा यानी 70 लाख, 15 लाख समिति को मिलेगा पंचायत समिति को और 15 लाख जिला परिषद को मिलेगा। यानी तीनों का रेशियो है 70, 15, 15। ये जो फंड का एलोकेशन होता है वो जिस पर जनसंख्या का भरांश 90% होता है और क्षेत्रफल का 20%, यानी जनसंख्या को प्राथमिकता दी जाती है कि जितने लोग रहेंगे वहाँ सुविधाएं भी उतना ही मुहैया कराई जाएगी। इसीलिए फंड में जनसंख्या को प्राथमिकता दी जाती है। अब जो फंड आता है 15वें वित्त आयोग का यानी केंद्र सरकार का, उसका 2 पार्ट होता है, 2 भाग होता है। एक होता है टाइड फंड और दूसरा होता है अनटाइड या बेसिक फंड। तो टाइड फंड होता है वो फिक्स होता है कि उसमें ये लिमिट होता है कि आपको इन क्षेत्र में ही इस फंड से कार्य कर सकते हैं। अगर आप यानी अगर कोई पंचायत सचिव उस क्षेत्र से अलग इस टाइड फंड का उपयोग करते हैं तभी उन पर वित्तीय अनियमितता का चार्ज लगता है। इसीलिए आप अगर पंचायत सचिव के रूप में पोस्टेड हैं तो आप कभी भी टाइड फंड का जिस कार्य के लिए आपको वित्त उपलब्ध किया जाए उसी पे खर्च करिएगा, आपको कोई डरने की बात नहीं है। और अनटाइड फंड में भी लिमिट होती है कि इसमें खर्च करना है, लेकिन उसमें आपको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका आगे पीछे कर सकते हैं, उसका फंड थोड़ा इधर उधर मैंने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। जो टाइड फंड होता है जितना भी केंद्र का पैसा आता है उसका 60% टाइड फंड से आता है, यानी उस 60% के पैसा का आप उपयोग केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही कर सकते हैं। उसमें आपको अपना कोई दिमाग काम नहीं करेगा, नहीं कोई दिमाग लगाना है। अगर लगा दिए तो आप पर FIR होना तय है।
इसीलिए याद रखिएगा, आप गांठ बांध के जान लीजिए, जो भी आपको टाइज फंड पर पैसा आएगा, जिसके लिए आएगा उसी में आपको खर्च करना है। और जो अनटाइज फंड का पैसा होता है वो पूरे फंड का 40% होता है, जिसमें आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता होती है। ये सचिव के विवेकाधिकार पर एक तरह से निर्भर करता है। हालांकि पूरा विवेकाधिकार नहीं है, लेकिन आप अपना विवेक के अनुसार उसमें काम कर सकते हैं अनटाइज फंड में, जिसे बेसिक फंड भी कहते हैं। तो अब टाइज फंड, अनटाइज फंड, दो तरह के फंड आप जान गए कि टाइज फंड में जो सरकार का निर्देश होता है उसी अनुसार काम करना होता है, सचिव को अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। और जो अनटाइज फंड होता है उसमें सरकार के निर्देश के अनुसार सचिव अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं, अपनी कहें तो पंचायत की आवश्यकता अनुसार। जो टाइज फंड होता है जिसमें पूरे फंड का 60% पैसा होता है, उसका मुख्य रूप से दो कार्यों में उपयोग होता है। एक स्वच्छ भारत मिशन, आप सब जानते हैं, उसमें स्वच्छ करने के लिए, ग्राम पंचायत को साफ सुथरा रखने के लिए उपयोग होता है। दूसरा होता है पेयजल, यानी टाइज फंड का दो भाग हो गया, एक स्वच्छता और दूसरा पेयजल। तो टाइज फंड का जो 60% आता है उसमें 30% स्वच्छता में खर्च होती है और 30% पेयजल में खर्च की जाती है। तो आप ये जानिएगा स्वच्छता क्या होती है, अब पेयजल के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो स्वच्छता के अंतर्गत आता है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। जिस तरह नगर निगम में आप देखे हैं कि कचरा उठाने के लिए गाड़ियां आती है, बाजा बजाते, गाड़ी वाला आया चल कचरा निकाल, उसी तरह पंचायत में भी इसकी व्यवस्था शुरू हो रही है। कुछ पंचायत में मॉडल के तौर पर अभी काम चल रही है, पूरे पंचायत में नहीं हुई है। रोहतास जिला के में करीब इस तरह के 80 पंचायत में शुरू होने वाली है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पंचायत को चुना जाएगा। और दूसरा काम आता है गली का पक्कीकरण तथा नाली निर्माण। तो स्वच्छता के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या काम आए, जो कचरा उठाना उसका प्रबंधन करना और नाली और गली का निर्माण करना, क्योंकि नाली रहेगी तो स्वच्छता रहेगी, कचरा नहीं रहेगा तो स्वच्छता रहेगा। तो सीधी सी बात है, स्वच्छता के अंतर्गत मुख्य रूप से दो काम आए, कचरा का प्रबंधन और नाली और गली का निर्माण। इसमें टाइज फंड जो 7% होता है उसका आधा पैसा स्वच्छता में खर्च होता है और आधा पैसा पेयजल में खर्च होती है। पेयजल के अंतर्गत क्या करिएगा, तो हर घर नल जल योजना पेयजल के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक कुओं का मरम्मत करना वो पेयजल के अंतर्गत आता है। छठ घाट, छठ पर्व बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो छठ पर्व मनाने के लिए जो छठ घाट का निर्माण आता है वो भी पेयजल के अंतर्गत आता है। तो आप टाइज फंड का जो 60% पूरे केंद्र से पैसा आता है उसमें 60% टाइज फंड में आता है। तो टाइज फंड का पैसा किस में खर्च करना है आप सब समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझिएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर एक अलग वीडियो का उपलब्ध कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सचिव की समस्या आती है टाइज फंड पे। अगर टाइज फंड वो नहीं समझ पाते हैं, उसके खर्चा में हेरा फेरी होती है तो फिर उनके ऊपर FIR होता है। टाइज फंड के खर्च इधर से उधर होने का मतलब है आप पर FIR होना तय है। अब FIR आप पर हो गई, अगर आपकी ट्रांसफर को अलग भी हो गई तो उसकी सुनवाई के लिए आपको कोर्ट में अपना पॉकेट के पैसा लगाकर पेशी होना होगा। आप रिटायर कर जाइएगा तब भी उसको पेशी के लिए आपको आना होगा। इसीलिए टाइज फंड को गांठ बांध कर फिक्स कर लीजिए कि जो सरकार का दिशा निर्देश होगा उसी के अनुसार हम खर्च करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अब हम बात करते हैं अनटाइज फंड, जिसे हम बेसिक फंड भी कहते हैं। तो अनटाइज फंड के अंतर्गत कुछ आपको तरलता होती है, आप अपने पंचायत की आवश्यकता अनुसार कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
अंताज फंड में जो सेवाएं होती है पंचायत के द्वारा जो उपलब्ध कराई जाती हैं, उस सेवा को बेहतर करने के लिए ये फंड होता है। जैसे अभी आप जब पंचायत में जाइएगा या नियुक्त करिएगा, पंचायत में काम करिएगा, तो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू होगा, यानी आप लोग को कराना है जितने भी सचिव हैं। अब प्रत्येक वार्ड में करीब 10 सोलर लाइट लगाने की व्यवस्था चल रही है। तो सोलर लाइट लगाना अंताज फंड में आता है। तो इसमें आपको ये स्वतंत्रता है कि कहाँ सोलर लाइट लगेगी, इसकी चुनाव आप स्वयं करिएगा, यानी सचिव जी और मुखिया जी मिलकर करेंगे। कोई भी काम सचिव और मुखिया दोनों की बराबर भागीदारी से होगी, इसीलिए स्वयं का मतलब होता है, आप समझिएगा, सचिव जी और मुखिया जी दोनों। लेकिन इसके फंड की पूरा ऑडिट कराने की जिम्मेदारी सचिव को होगी, क्योंकि याद रखिएगा मुखिया जी जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, और सचिव हैं जो प्रशासनिक प्रतिनिधि हैं, यानी सरकार के प्रतिनिधि हैं, यानी सरकार के प्रति जिम्मेदार हैं। आपको आदेश के अनुसार काम करना पड़ेगा, और मुखिया जी को जनता के वोट बैंक के प्रेशर के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि आप अपना भागीदारी निभाइएगा, जनप्रतिनिधि के अनुसार आपको काम नहीं करना है। अगला आता है खेल मैदान का निर्माण, उद्यान यानी बगीचा का निर्माण, खुले जिम का निर्माण, ये समय अंताज फंड में आता है। अगर आपके पंचायत में वैसा कोई जगह, सार्वजनिक जगह हो जहां आप बगीचा बनवा सकते हैं, खेल मैदान बनवा सकते हैं, उसके एक कोना में खुला जिम की व्यवस्था कर सकते हैं, ये आपका विवेकाधिकार हो जाता है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि सचिव और मुखिया जी के अनुसार ये अंताज फंड होता है, उसका कार्य किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र का विकास, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण होता है, या आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय का निर्माण करना है, वहाँ पानी की व्यवस्था करना है, जो भी करना होता है, ये अंताज फंड से होता है। ये मुखिया जी या सचिव जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा, कोई भी काम मुखिया सचिव के अनुसार दोनों के बराबर भागीदारी से होती है। शवदागरी, जो अंतिम संस्कार किया जाता है, उसका व्यवस्था करना भी इसके अंताज फंड के अंतर्गत आता है। यात्री शेड का निर्माण करना, हर गांव में कहीं देखे होंगे आप, यात्री शेड होता है, सामुदायिक भवन होता है, पंचायत भवन होता है, इस तरह का जितना भी जो सुविधा उपलब्ध कराने का काम होता है पंचायत के लोगों के लिए, वो अंताज फंड से किया जाता है। अब 15वीं वित्त आयोग द्वारा दी गई धन से की जाती है, जो राशि होता है उसके से किया जाता है। तो आशा करते हैं आप 15वीं वित्त आयोग के बारे में आप जान गए होंगे कि उसका जो 2 फंड होता है उसको कैसे कैसे उपयोग करना है। अब एक बात ये है कि जो सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगेगी, माने जितने भी नवनियुक्त पंचायत सचिव हैं वो सोलर स्ट्रीट लाइट हर वार्ड में लमसम 10 है। वार्ड की संख्या क्षेत्रफल के अनुसार कुछ आगे पीछे हो सकती है, एवरेज 10 है। तो 10 को स्ट्रीट लाइट लगाइएगा, उसका एजेंसी फिक्स कर दिया गया है। आप लोग को अपना एजेंसी नहीं चुनना है। ब्रेदा एजेंसी है जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की काम करेगी, और जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी उसका भुगतान दोनों वित्त करना है। 15वां वित्त आयोग से का जो अंताज फंड से पैसा रहेगा उसको से करना है, और जो 6वां वित्त आयोग है उससे भी करना है। तो किस रेशियो में करना है, 6वां वित्त आयोग हम आगे बता रहे हैं, बस यहाँ आ गया ये सोलर स्ट्रीट लाइट, तो इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल बता देते हैं। जो 15वीं वित्त आयोग से 75% पैसा दी जाएगी, यानी सोलर स्ट्रीट लाइट प्लान में 15वीं वित्त आयोग से 75% धन दिया जाएगा, और 6वें वित्त आयोग से यानी राज्य सरकार के धन से 25% दिया जाएगा। अब हम आते हैं 6वां वित्त आयोग। तो 6वां वित्त आयोग में भी उसी तरह पैसा आता है, एक ये राज्य सरकार का पैसा आता है, तो पंचायत को भी आता है, प्रखंड को भी आता है, और जिला को भी आता है। तो पंचायत को पूरा फंड का 70% दिया जाता है, प्रखंड को दिया जाता है 15% और जिला को भी 15%। जिस तरह केंद्र सरकार देती है उसी तरह राज्य सरकार भी देती है, यानी सबसे ज़्यादा फंड पंचायत को मिलता है।
यानी मुखिया जी या सचिव जी के द्वारा सबसे ज़्यादा फंड का खर्च किया जाता है। इसके जो सत्य वित्त आयोग है उसका जो फंड आता है उसका खर्चा 3 भागों में की जाती है। उसका 3 निधि है। एक होता है विकास नीति, दूसरा होता है मेंटेनेंस निधि और तीसरा होता है जनरल फंड यानी जनरल निधि। याद रखिएगा, सत्य वित्त आयोग में पंचायत का जो फंड आता है उसका 3 भागों में खर्च होता है। विकास निधि, मेंटेनेंस निधि और जनरल निधि। जितना भी फंड आया पंचायत का सत्य वित्त आयोग यानी राज्य सरकार से, उसका 30% विकास निधि में खर्च होता है, 20% मेंटेनेंस निधि में खर्च होता है और बाकी 50% जनरल फंड यानी सामान्य निधि में खर्च होता है। तो आप ये जानेंगे कि विकास निधि, मेंटेनेंस निधि और जनरल निधि यानी सामान्य निधि को खर्च किस तरह से करते हैं। तो यहाँ भी जो 30% विकास निधि आता है उसका 2 मद हो जाता है, टाइड और अनटाइड। टाइड का मतलब है आपको बता दिया जाएगा कि आपको यही खर्च करना है तो वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और अनटाइड का मतलब होता है आप ज़रूरत के हिसाब से यानी पंचायत के ज़रूरत के हिसाब से उस फंड का आपको खर्च करना होता है। तो 30% जो विकास निधि के अंतर्गत आता है उसमें आधा पैसा टाइड फंड से होता है और आधा पैसा अनटाइड फंड से होता है। तो टाइड फंड का मतलब जिसमें खर्च किया जाएगा उसमें आपको कर देना है, और अनटाइड का मतलब पंचायत के ज़रूरत के अनुसार आपको खर्च कर देना है। 20% जो पैसा आता है वो मेंटेनेंस निधि पे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेंटेनेंस करेंगे, जो बिहार सरकार जो सत्य वित्त आयोग से पैसा आएगा तो उसमें किस चीज़ का मेंटेनेंस करेंगे। तो आपका पंचायत भवन में कंप्यूटर होगा, लेखापाल होंगे, वो लैपटॉप लेके चलते होंगे। कंप्यूटर लैपटॉप ही तो खराब होगी, उसको आप मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना, कहाँ से करिएगा। ओ मेंटेनेंस निधि से। पंचायत में कोई रोड या सड़क या कुछ भी बन रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है उसको मेंटेनेंस करना है, ऑन स्पॉट बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, इस तरह से आप कहाँ से करिएगा, मेंटेनेंस निधि। उन्हें पंचायत की जितनी भी चल और अचल संपत्ति है उसको मेंटेनेंस करने का कार्य मेंटेनेंस निधि से होता है। वो जो राज्य सरकार के कुल फंड का 20% होता है। 7वां वित्त आयोग यानी राज्य सरकार, 15वां वित्त आयोग यानी केंद्र सरकार। अब हम आते हैं जनरल फंड, जो पूरे फंड का 50% होता है, यानी जितना भी सत्य वित्त आयोग से अति आएगा उसका 50% जनरल फंड में आएगा। तो जनरल फंड में क्या क्या काम होगा, जो 50% है उसका आधा फंड सरकार भवन में, जो सरकार भवन जहाँ हर पंचायत में एक सरकार भवन होता है वहाँ से खर्च होती है, और जो उसका आधा फंड आयोग के अनुशंसा के अनुसार होती है। मैंने आयोग कह दिया कि आपको जनरल फंड का 50% एक काम में करना है खर्च, तो उसी में आपको करना है। और जब 50% होता है वो सचिव, 50% किसका, जनरल फंड का आधा वो सचिव और मुखिया जी के विवेकाधिकार के अनुसार सरकार भवन में बैठकर निर्णय लेकर कर सकते हैं। तो इतने फंड हो गया। इसमें एक सबसे बड़ा आप लोग के मन में क्वेरी आ रहा होगा कि जब हम ऑफिस में बैठेंगे, यानी सरकार भवन कहीं भी, तो आप सचिव है तो आपका ऑफिस होगा, आपके साथ लेखापाल, ये फर्स्ट वीडियो में आप जान लिए होंगे कि आपके साथ कितने कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपका पूरा डिटेल वहाँ से मिल जाएगा। जो वीडियो पंचायत सचिव के ट्रेनिंग से ऑलरेडी बन चुकी है, वहाँ से आप अपना नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन ऑफिस भी है, आप साल भर में 7,000 कर सकते हैं, यानी महीना में 5,000 ऑफिस के लिए। इसमें आपको करना क्या है, प्रिंटर के लिए कॉटेज रखना है, बिजली बिल देना है,
आपको पेपर रखना है, कॉपी रखना है, शीट किनना है, जितने भी ऑफिस के लिए पेन किनना है, पेपर किनना है, जितने भी ऑफिस में काम होती है वो सब आप उपलब्ध कराकर आपको देना है। क्योंकि आप जितने भी स्टाफ हैं उनके पेपर की ज़रूरत है, फ़ोटोकॉपी कराना है, तो ये जितने भी काम हो आपको उपलब्ध कराना है। क्योंकि ऑफिस इंचार्ज पंचायत सचिव ही होते हैं। ऑफिस पूरा पंचायत सरकार भवन के ऑफिस का प्रभारी पंचायत सचिव होते हैं। इसलिए ऑफिस में जितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसको पूरा करना पंचायत सचिव का काम होता है। तो ऑफिस के हर वस्तुओं को, हर तरह के ऑफिस व्यय के लिए आपको हर महीना 5,000 मिलता है। आप उससे ऑफिस चलाइए, उसे इधर उधर ना करिए तो ही उचित होगा, क्योंकि आपका ऑफिस का काम उससे प्रभावित हो सकता है। तो ये करीब 7,000 सालाना आप ऑफिस व्यय में खर्च कर सकते हैं, जो महीना में 5,000 के हिसाब से होती है। और जितने भी योजनाएं होती है जो चलती है हमारे राज्य में, ये फंड से इसका जो भुगतान या निरीक्षण होता है GPDP के द्वारा होता है, ग्राम पंचायत विकास योजना के जरूर होता है। तो इसमें क्या होती है, योजना लिया जाता है, फिर उसे ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसके अनुसार राशि आती है, तो आपको खर्च करना पड़ता है। तो साथियों, ये एक जो GPDP का जो प्रोग्राम है, एक प्रैक्टिकली प्रोग्राम है ऑनलाइन करने का, तो इसका तो कोई थ्योरिटिकली डिटेल दे पाना संभव नहीं है। तो साथियों, ये थी तीसरे दिन का ट्रेनिंग का पूरा रिव्यू। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो या कुछ भी जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो के लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ताकि 1 महीना का जो स्टेट लेवल का ट्रेनिंग होगा उसकी पूरी डिटेल भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।